कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में हम प्रमेय 1.2 यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम उदाहरण नंबर 5, 6, 7 और 8 को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, क्लास 10th NCERT मैथ्स। प्रमेय 1.2 यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमसे कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इस कथन के स्टूडेंट्स दो भाग हैं। पहला भाग है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाग यहाँ तक हो जाता है। दूसरा भाग है यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इन दोनों ही भागों को बहुत अच्छे से हम समझेंगे उदाहरण की मदद से। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई सी भी भाज्य संख्या हो, हम सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि ये जो गुणनखंडन है ये अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब आपको पता ही होगा, जिन बच्चों को नहीं पता वो एक बार समझ लें। आ का मतलब होता है नहीं और द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, जिसकी तरह कोई दूसरा ना हो, यानी जो अनोखा हो, अपने आप में केवल एक ही हो, उसे हम कहते हैं अद्वितीय। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक। तो ये गुणनखंडन कैसा होता है? अद्वितीय होता है, यानी अनोखा होता है, यूनिक होता है। और ये गुणनखंडन अद्वितीय कब होता है? जब हम अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम पर ध्यान ना दें। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझना है। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स को भाज्य और अभाज्य संख्याएं पता हों और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो एक बार फिर से आप भाज्य और अभाज्य संख्याएं कुछ शब्दों में समझ लो, आपको ये प्रमेय अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। और भाई भाज्य संख्याएं होती क्या हैं? तो स्टूडेंट्स ऐसी संख्याएं जो एक से और अपने आप से विभाजित होने के साथ साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, यानी एक से विभाजित हो, अपने आप से मतलब खुद से, स्वयं से विभाजित हो, और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 और आगे आप लिखते जाएंगे, ये संख्या आती जाएंगी, यानी ये अनंत हैं। ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों हैं? आप कहेंगे सर ये सभी संख्याएं एक से और अपने आप से विभाजित होती ही हैं, इसके साथ ये अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे 4 एक से विभाजित होता है, ठीक है, और 4 स्वयं से यानी 4 से भी विभाजित हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, तो आप कहेंगे सर हाँ ये होता है, भी 2 से भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये एक से, अपने आप से और 2 से, इन 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 6 एक से भी विभाजित होगा, अपने आप से भी विभाजित होगा, और किससे विभाजित होगा? भाई 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक से, अपने आप से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स वे संख्याएं जो केवल और केवल एक से और अपने आप से ही विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से, और ये अनंत हैं। आप लिखते जाएंगे, ये आती जाएंगी। ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये केवल और केवल एक से और अपने आप से ही विभाजित होती हैं, किसी अन्य संख्या से ये विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। आई होप आपको भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई। अब हम प्रमेय की बात करते हैं। प्रमेय में क्या बोला है भाई? प्रमेय में बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, यानी 2 गुणा 3 इस तरह से। 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये जो भाज्य संख्या है ना, इन सभी भाज्य संख्याओं को आप
इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल बात सच है। देखो आप कोई भी एक भाज्य संख्या ले लीजिए, मान लो मैंने 10 लिया, ठीक है। आप कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी भाज्य संख्या ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, इसके हम इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या है भाई, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से इसको विभाजित करेंगे। तो भाई 10 जो है किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ठीक है। 2 से कितने बार में, 5 बार में हो जाएगा। अब हमें यहाँ 5 मिला तो 5 किससे विभाजित होगा भाई, 5 से ही होगा, 5 एकम 5। यहाँ जब 1 मिल जाता है तो ये जो हैं ये अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं, ठीक है। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 5। अब देखो 10 को हम इन दोनों अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं भाई, 2 गुणा 5, ठीक है। 10 क्या है, एक भाज्य संख्या है और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों की हमने क्या कर दी, गुणा कर दी, तो ये गुणनफल हो जाता है। तो हमने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो यही तो कहा है इन्होंने इस प्रमेय में कि आप किसी भी भाज्य संख्या को इस तरह से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। हमने मान लो 30 ले लिया, ठीक है, और 30 के हमें कर लेने हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से 15 बार में हो जाएगा। अब 15 3 से होगा भाई 5 बार में, और 5 से होगा 1 बार में। यहाँ 1 मिल गया तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम 30 को इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तियाँ 6, 6 पंजे 30। इसी प्रकार से देखो 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम किसी भी भाज्य संख्या को इस तरह से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये इन्होंने बोला है। देखिए और इन्होंने क्या बोला है, और इन्होंने बोला है यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। ये जो हमें गुणनखंडन मिले ये क्या है, अद्वितीय हैं। या यूँ कह लें, हमने 10 को 2 गुणा 5 लिखा, ये जो गुणनखंडन हो जाता है ये अद्वितीय हो जाता है। हमने 30 को 2 गुणा 3 गुणा 5 लिखा है, ये अद्वितीय हो जाता है। 8 को हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा है, ये अद्वितीय हो जाता है। अद्वितीय क्यों है, देखो आप 10 को किस तरह से लिख सकते हो, 2 गुणा 5 ही तो लिख सकते हो, या फिर आप इसको 5 गुणा 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप 30 को 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हो, या 5 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकते हो, या फिर 3 गुणा 5 गुणा 2 लिख सकते हो। यहाँ कहने का मतलब है कि आप इन अभाज्य संख्याओं के क्रम को बदलकर लिख सकते हो, लेकिन इन अभाज्य संख्याओं को चेंज करके नहीं लिख सकते हो। यही तो कहा है इन्होंने कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। यानी हम इन अभाज्य संख्याओं के, इन अभाज्य गुणनखंडों के क्रम पर अगर ध्यान ना दें कि हमने इनको किस क्रम में लिखा है, तो ये जो गुणनखंडन हैं ये क्या हैं, अद्वितीय हैं। यानी 30 को आप केवल और केवल 2 गुणा 3 गुणा 5 इस तरह से ही लिख सकते हो। इसके अलावा इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो अभाज्य संख्याएं आई हैं इनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये अद्वितीय हैं। देखो अगर आपने इन अभाज्य संख्याओं को चेंज करने का प्रयास किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, देखो मैं अगर 2 को 3 कर दूं तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इनकी गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा भाई। 3 3 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो मुझे आंसर गलत मिलेगा, यानी आंसर मेरा चेंज हो जाएगा अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए ये क्या है, अद्वितीय हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या के जो गुणनखंडन होते हैं वो क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं। या यूँ समझ लो कि एक बार आपने किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए और आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो अभाज्य गुणनखंड मुझे मिले हैं इनको मुझे आरोही क्रम में लिखना है। मतलब मुझे पहले छोटी अभाज्य संख्या लिखनी है, उसके बाद बड़ी अभाज्य संख्या लिखनी है, उसके बाद उससे बड़ी लिखनी है। तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे और ये आपने डिसाइड कर लिया है। तो क्या अब आप मुझे बताइए 30 को आप 2 गुणा 3 गुणा 5 के अलावा कुछ और लिख सकते हो क्या? 30 के अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणा 3 गुणा 5 के अलावा कुछ और हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके इस क्रम पर ध्यान ना दें तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं
कि किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं या अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो अद्वितीय होती हैं, वो कभी चेंज नहीं होती हैं। यही इन्होंने इसमें बोला है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 कितनी बार है भाई, 3 बार है, तो आप 2 लिखिए और जितनी बार 2 है उतनी यहाँ पर घात लगा दीजिए। ठीक है। अब देखिए 8 को आप हमेशा क्या लिख सकते हो, अभाज्य गुणनफल के रूप में 2 की घात 3। इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि हमने 100 इसके अभाज्य गुणनखंड किए, तो जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, 2 2 बार है 2 की घात 2 गुणा 5 2 बार है तो 5 की घात 2। ठीक है। अगर आपने कहा कि मैं पहले छोटी अभाज्य संख्या लिखूंगा उसके बाद बड़ी अभाज्य संख्या लिखूंगा, अगर ये आपने निश्चित कर लिया, डिसाइड कर लिया है, तो 100 का अभाज्य गुणनखंडन हमेशा इसी रूप में ही तो मिलेगा। तो यही तो अद्वितीय हो जाता है। ना तो इसमें कोई संख्या बढ़ सकती है ना घट सकती है। क्रम को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप ये निश्चित कर लोगे कि मुझे क्रम यही रखना है तो इसको भी आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यही है हमारी भी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। और देखिए इस प्रमेय का यानी प्रमेय 1.2 का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, आगे जो हमें सवाल देखने को मिलेंगे उन सभी सवालों में हम इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का ही प्रयोग करेंगे। तो चलिए उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5 आपको दिया है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। ये जो n है ये एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं आप जानते ही हैं, जो हमारी गिनतियां हैं वही हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। गिनतियां हमारी अनंत हैं, 1 2 3 4 आप बोलते जाएंगे और ये गिनतियाँ आती जाएंगी, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये हमारी अनंत हैं। तो इन्होंने बोला कि 4 की घात n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। आप 4 की घात कोई भी प्राकृत संख्या लगाइए और इस प्रकार से जो संख्याएं बनेंगी उन पर आप विचार कीजिए और जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, क्या हम 4 की घात कोई ऐसी प्राकृत संख्या लगा सकते हैं जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त होता हो। देखो इन्होंने कहा 4 की घात n पर विचार कीजिए, इनसे जो संख्याएं बनेंगी उन पर विचार करना है। तो हम 4 की घात कोई भी प्राकृत संख्या लगा सकते हैं, 4 की घात 1, 4 की घात 2 इस तरह से, या 4 की घात 3, या 4 की घात 5, या 4 की घात 6, 7, 8, 10, 1000, 10,000 और इस तरह से जो संख्याएं बनेंगी। 4 की घात 1 से 4 बनेगी, 4 की घात 2 से क्या बनेगा भाई 4 गुणा 4 16, 4 की घात 3 से क्या बनेगा भाई 4 की 3 बार गुणा कीजिए तो 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं बन रही हैं इन पर हमें विचार करना है और हमें बताना है कि हम 4 की घात कोई ऐसी प्राकृत संख्या लगा सकते हैं जिससे हमें एक ऐसी संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाए जिसमें अंतिम अंक 0 हो, यानी जो 0 पर समाप्त हो। ये इन्होंने बोला है। देखो जैसे 4 की घात 1 लगाने पर 4 मिला तो ये 4 पर ही समाप्त हो जाता है। 4 की घात 2 लगाने पर 16 मिला, ये 6 पर समाप्त होता है। 4 की घात 3 लगाने पर 64 मिला, ये 4 पर समाप्त होता है। तो क्या हम 4 की घात कोई ऐसी प्राकृत संख्या लगा सकते हैं जो 0 पर समाप्त हो, यानी जो संख्या मिले हमें वो 0 पर समाप्त हो? तो उत्तर है सर नहीं। अब नहीं क्यों? तो इसका हम कारण फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो संख्याएँ जो 0 पर समाप्त होती हैं किस तरह की होती हैं। तो भाई 10, 20 इस तरह की संख्याएँ ये 0 पर समाप्त होती हैं। 30 0 पर समाप्त, 150 0 पर समाप्त। इस तरह से आप बहुत सारी संख्या अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इन संख्याओं के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, यानी इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें तो हमें क्या मिलेगा। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है। यहाँ 2 2 बार है तो आप चाहें तो 2 की घात 2 लगा लीजिए और फिर गुणा 5 लिख लीजिए। ठीक है। 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, वही 2 3 6 6 5 30। इसी प्रकार से 150 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा में 5,
भाई 2 3 6 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, यहाँ 5 2 बार है तो आप घात 2 भी लगा सकते हैं, ठीक है, 5 की घात 2। अब देखिए इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों पर ध्यान दीजिए। इन सभी में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है सर? 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है कि जब हम 2 और 5 की गुणा करते हैं तो हमें 10 मिलता है, और 10 में क्या होता है भाई? अंतिम अंक 0 होता है। अगर हमें एक बार 10 मिल जाता है, फिर हम इस 10 की किसी भी संख्या से गुणा करें तो उस संख्या में अंतिम अंक 0 तो होगा ही। देखो जैसे 2 की और 5 की गुणा करने से हमें 10 मिल जाएगा, 10 की गुणा 2 से कर देंगे तो भाई हमें 20 मिलेगा, 20 में अंतिम अंक 0 है। इसी प्रकार से 2 की 5 की गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 की गुणा 3 से करेंगे 30 हो जाएगा। 2 की और 5 की गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 की गुणा 3 से करेंगे 3, और फिर जो मिलेगा उसकी गुणा 5 से करेंगे तो हमें 150 मिल जाएगा, इसमें 0 रहेगा। तो भाई कोई भी ऐसी संख्या जिसमें अंतिम अंक 0 होता है, आप कोई भी ऐसी संख्या ले लीजिए जिसमें अंतिम अंक क्या हो? 0 हो, आप उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो आपको ये 2 अभाज्य संख्याएं देखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि इनसे 10 बनता है और 10 बनने से फिर हमें 0 मिलता रहता है, ठीक है। तो हम ये समझ गए यहाँ पर कि कोई भी ऐसी संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंडों में ये दोनों संख्याओं का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें 0 मिलेगा। अब अगर हम 4 की घात n की बात करें, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो हम भाई 4 की घात n को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, और घात तो हमारी भाई कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। अब आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ 2 2 बार है तो इसको मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, और की घात n तो यहाँ मैं n लगा लेता हूँ, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आप इस संख्या में, इस संख्या का मतलब क्या है भाई? 2 की घात 2n, इसका मतलब है 4 की घात n, ठीक है। 4 की घात n को ही हमने इस तरह से लिखा है। अब इस n का मान आप कोई भी प्राकृत संख्या रखिए तो आपको क्या मिलेगा? देखो 2 की घात 2 और n का मान मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 की घात 2 एकम 2। 2 की घात 2 और n का मान मैंने 2 रखा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 की घात 2 दूनी 4। 2 की घात 2 और n का मान मैंने 100 रख लिया तो मुझे क्या मिलेगा? 2 की घात 200। तो इस तरह से मैं n का कुछ भी मान रख लूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि हर हालत में जो अभाज्य संख्या या अभाज्य गुणनखंड है वो क्या रहता है? 2 ही रहता है। क्या मुझे कभी यहाँ पर 5 मिल सकता है? भाई 5 मिलेगा तभी तो 2 गुणा 5 होकर 10 होगा, तभी तो 0 बनेगा। अब मैं ये जानता हूँ मैं घात कितनी भी लगा लूँ, कोई भी प्राकृत संख्या लगा लूँ, अभाज्य गुणनखंड मेरा भाई 2 ही रहेगा, कभी 5 नहीं मिल सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 4 की घात कोई भी प्राकृत संख्या लगा लूँ, मुझे किसी भी हालत में 5 नहीं मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही रहेगी। भाई 2 की घात 200 का मतलब क्या? 2 की 200 बार गुणा। तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें अभाज्य संख्या क्या है? केवल 2 ही तो है, 5 नहीं है। तो कोई भी घात लगा लो, गुणनखंड में अभाज्य संख्या आपकी 2 ही रहेगी। और ये क्या होती है भाई? अद्वितीय होती। किसी भी भाज्य संख्या के जो अभाज्य गुणनखंडन होते हैं वो क्या होते हैं? अद्वितीय होते हैं। मतलब इसका क्या है? ना तो उसमें कोई संख्या बढ़ाई जा सकती है ना कम की जा सकती है, मतलब वो कभी चेंज ही नहीं होते हैं। जब चेंज नहीं होते हैं तो मुझे 5 कहाँ से मिल जाएगा? और जब 5 नहीं मिलेगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 4 की घात कोई भी प्राकृत संख्या लगा लूँ, मुझे कभी भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 0 पर समाप्त होती हो, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें इसको लिखकर कैसे सॉल्व करना तो ये भी हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हल में कुछ इस तरह से लिखना होगा। 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाते हैं? 2 गुणा 2 की घात n, इसको हम 2 की घात 2n लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए कोई भी संख्या जो 0 यानी 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 5 का होना आवश्यक है, तभी वह संख्या 0 यानी 0 पर समाप्त होती है, जैसा कि अभी अभी हमने इस चीज़ को समझा था। अब चूंकि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या केवल 2 है जो अद्वितीय है। भाई किसी भी भाज्य संख्या के जो गुणनखंडन होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। तो भाई 2 क्या है? अद्वितीय है। अतः 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये अद्वितीय है। इसीलिए 4 की घात n
n के किसी भी मान के लिए शून्य यानी 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती है, जहाँ n क्या है, कोई प्राकृत संख्या है। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी इस तरह से हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। अब देखा हमने यहाँ पर किस तरह से अंगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे वाले उदाहरणों को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 6 आपको दिया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 6 और 20 के 2 से 2 तियाँ 6 और फिर 3 से 3 एकम 3। यहाँ जब हमें 1 मिल जाता है तो ये जो संख्याएं होती हैं ये अभाज्य गुणनखंड होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम 20 के कर लेते हैं भाई, 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, और अब ये जाएगा 5 से 1 बार में। तो ये हो जाते हैं अभाज्य गुणनखंड 20 के, और ये हो जाते हैं अभाज्य गुणनखंड 6 के। अब हम 6 को भाई अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 6 बराबर 2 गुणा 3। दोनों ही हमारे ये एक एक बार हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एक एक घात लगा लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम 20 को भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 2 बार है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 2 की घात 2 लगा लीजिए, और गुणा में 5 5 एक बार है तो 5 की घात 1। ठीक है, अब हम एचसीएफ ले लेते हैं। इनका क्या होगा भाई, 6 और 20 का। तो एचसीएफ स्टूडेंट्स क्या होता है, जो अभाज्य संख्या दोनों में होती है उसको हम लेते हैं। जैसे देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3। 20 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 5। तो इन दोनों में ही कॉमन कौन सी अभाज्य संख्या, आप कहेंगे सर 2 कॉमन है। तो हम एचसीएफ में जो कॉमन होता है वो लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो जो कॉमन में छोटी घात होती है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ क्या लेंगे हम, 2 की घात 1। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी और कुछ अब इसमें कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं होता उसको हम एचसीएफ में नहीं लेते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई, 2, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब हम एलसीएम की बात कर लेते हैं भाई। एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो जो कॉमन है ठीक है उसको हमें लेना है, लेकिन कौन सा लेना है, जिसकी घात बड़ी है। एचसीएफ में हमने क्या किया, कॉमन में जो घात छोटी है उसको ही लिया, केवल कॉमन को ही लिया और घात छोटी को लिया। लेकिन हम एलसीएम में क्या करेंगे भाई, जो कॉमन है उसको लेना है हमें, लेकिन बड़ी घात को, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। ठीक है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ घात बड़ी है 2 की, तो हमें एलसीएम में बड़ी घात लेना है। ठीक है, और फिर गुणा जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना। देखो 3 और 5 ये दोनों कॉमन नहीं है, तो हम इनको भी इस तरह से यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सब की आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60। तो 60 हो जाता है आपका एलसीएम। ठीक है, इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, केवल कॉमन गुणनखंडों को ही लेते हैं, जो हमारे कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उसको ही लेते हैं, और जो घात छोटी होती है उसको लिया जाता है। ठीक है, और एलसीएम में जो कॉमन है उसकी बड़ी घात लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 7 आपको दिया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, इसमें बोला है पहले आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए और उसके बाद एलसीएम ज्ञात कीजिए, जबकि इससे पिछले प्रश्न में हमसे डायरेक्ट पूछा गया है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न में आपको कुछ अंतर देखने को जरूर मिला है। अब ये अंतर क्यों है, ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है इस प्रश्न में आप कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या नया सीखेंगे।
सबसे पहले तो हम हल करते हैं और इन दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 96 के और 404 के। पहले 96 के कर लेते हैं। 2 से 2 अट्ठे 2 चौक, 2 चौक 8, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4 और फिर 2 चौक 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 छंग 12। फिर 2 से 2 तियां 6 और फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 96 के। इसी प्रकार से 404 के कर लेते हैं भाई। 2 से 2 दूनी 4, 0। फिर 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 0। फिर 2 एकम 2। अब 101 एक अभाज्य संख्या है तो ये भाई 101 से ही जाएगी। 101 एकम 101। ठीक है, हमने यहाँ अपनी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमें क्या करना है भाई, इन संख्याओं को इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5, 2 आपका 5 बार है तो घात आप 5 लगा लीजिए, गुणा 3 एक बार है तो घात 1 लगा लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से 404 को लिखेंगे हम। वही 2 हमारा 2 बार है तो घात 2 लगा लेते हैं, गुणा 101 एक बार है तो घात 1 लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। भाई इनका क्या होगा, 96 और 404 का HCF वही क्या होगा जो कॉमन है। ठीक है, और जिसकी घात छोटी है वो हमारा HCF होता है। तो दोनों में कॉमन है 2 और घात छोटी है भाई 2 की घात 2। इसके बाद हमने देखा कि 3 और 101 ये दोनों में नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है, तो इनको हमें छोड़ देना है। तो हमें क्या मिलेगा, 2 की घात 2 का मतलब भाई डायरेक्ट लिख लीजिए 4। ठीक है, अब हमें देखिए एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या सीखेंगे, 2 धनात्मक पूर्णांकों का, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्या चीज़, गुणनफल हमेशा बराबर होता है इन्हीं पूर्णांकों के HCF और LCM के गुणनफल के। मतलब 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा HCM गुणा LCM के। HCF और LCM किसका होना चाहिए भाई, जो हमारे ये पूर्णांक होंगे। मान लेते हैं हमारी ये पूर्णांक A और B हैं, तो A गुणा B ये हो जाता है दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। और ये बराबर किसके होगा भाई, इन्हीं धनात्मक पूर्णांकों के HCM और LCM के गुणनफल के। तो यहाँ हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, HCF किसका भाई, A और B का, गुणा LCM भाई किसका, A और B का। तो ये संबंध आपको याद रखना है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको कोई 3 राशियां पता हैं, मान लो आपको दोनों धनात्मक पूर्णांक पता है और HCF पता है, तो आप बहुत आसानी से इस संबंध का प्रयोग करके LCM ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम ज्ञात करेंगे। और मान लो अगर आपको LCM दिया हुआ है और दोनों धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं, तो आप HCF भी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर दोनों में से कोई एक पूर्णांक आपको दिया, मान लो A दिया है और दोनों के ही HCF और LCM आपको दिए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस संबंध से B को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संबंध आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। और यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ये संबंध कब सत्य होता है, जब आपके केवल 2 ही धनात्मक पूर्णांक हों, 2 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे। हमें पता है हमारे दोनों धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं। आप कहेंगे सही सर, एक 96 है और दूसरा 404 है। ठीक है, बराबर HCF हमें कितना मिला, HCF हमें मिला 4, तो HCF की जगह हम 4 लिख लेते हैं, गुणा LCM हमें निकालना है, तो यहाँ हम LCM ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ हमें पता है किस किस का निकालना भी, 96 और 404 का। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो आपको करना है क्या, इस 4 की साइड चेंज कर लीजिए, तो ये बटे में आ जाएगा और आपको अपना LCM मिल जाएगा। देखो 96 गुणा में 404 और 4 ये आ जाएगा बटे में, क्यों, क्योंकि यहाँ ये गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा। और इधर आपका रहेगा LCM 96 और 404। ठीक,
अब हम कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर लेते हैं। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है। 96 गुणा 101, इन दोनों की हम गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 96 96 96 96, 96 की और 101 की गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9696, ठीक है। ये 6 है और इधर हमारा LCM 96 और 404, ठीक है। तो हमें LCM अपना मिल गया। आप इस तरह से लिख लीजिए, LCM 96 और 404 का कितना हो जाएगा भाई, 9696, ये हमारा LCM हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ LCM ज्ञात किया। SCF हमारा 4, LCM 96 96, ठीक है। तो यहाँ हमने इस संबंध को सीखा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है इनके SCF और LCM के गुणनफल के, ठीक है। लेकिन केवल दो ही धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 आपको दिया है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम हल कर लेते हैं। इन तीनों ही संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। 6 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1, दोनों एक एक बार है इसलिए घात 1 1। 72 के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नेम 18, और अब 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो हम 72 को लिखेंगे भाई, 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 2 की घात 3 गुणा 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2। इसी प्रकार से 120 के कर लेते हैं हम। 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, अब 3 से 5 बार में, और अब 5 से 1 बार में। तो 120 बराबर 1 2 3, 2 3 बार है तो 2 की घात 3 गुणा 3 एक बार है, 5 एक बार है, यानी 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब हम इनका SCF ज्ञात कर लेते हैं भाई, क्या होगा, 6, 72 और 120 का SCF क्या होता है, जो कॉमन होता है, ठीक है। और कॉमन में जो घात छोटी होती है वो SCF होती है। तो देखो तीनों में ही 2 2 2, तीनों में ही 2 2 है, और तीनों में ही 3 3 3 भी है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को ले लेना है। तो सबसे छोटी घात भाई 2 की है, 2 की घात 1, जो छोटी घात होती है उसे लेते हैं, गुणा 3 3 3, छोटी घात क्या है भाई, 3 की घात 1, यहाँ भी 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1 है, और यहाँ 3 की घात 2 है। अब भाई समस्या ये पड़ गई कौन सी लें, तो भाई इन दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो आप, लेकिन लेनी छोटी घात है, ठीक। और ये कॉमन नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, तो अब हमें मिलेगा 2 3 6। ये हो जाता है हमारा SCF। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम यहाँ पर संबंध लगा सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर उनके SCF और LCM का गुणनफल? तो हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी ये 3 पूर्णांक हैं, 3 संख्याएं हैं। जब 2 संख्याएं होती हैं तभी हम इस संबंध को लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें SCF LCM कैसे ज्ञात करना है भाई, जैसे अभी तक हमने किया है। LCM 6, 72 और 120 का क्या करना है, जो कॉमन है, कॉमन में जो बड़ी घात है उसको लेना है, ठीक है। तो तीनों में 2 कॉमन है, बड़ी घात है 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, गुणा तीनों में ही 3 भी है, तो बड़ी घात आपकी 3 की घात 2, ठीक है। फिर गुणा जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लेना है, तो आपको क्या मिलेगा भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3, तो 3 बार गुणा, गुणा 3 की घात 2, यानी 3 गुणा 3, और फिर गुणा 5। तो ये हो जाएगा भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और यहाँ 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंजे 360। ये हो जाता है आपका LCM, ठीक है। और यहाँ हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम इस तरह से संबंध नहीं लगा सकते कि भाई 3 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर SCF गुणा LCM। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये संबंध केवल 2 पूर्णांकों पर लगता है, तो ये कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब केवल 2 ही पूर्णांक होंगे तभी हम
इस संबंध को लगा सकते हैं। 3 पूर्णांक होने पर हम नहीं बोल सकते हैं कि 3 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर होता है ऐसी गुणा एलसीएम। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये संबंध नहीं लगेगा, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए हमने इस तरह से एलसीएम ज्ञात किया है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में प्रश्नावली 1.2 के साथ।